आप दो पेपर में लिंक कर सकते हो। वन जनरल स्टडी, टू पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर लिंक कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा लीगल मैकेनिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है। जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविजन, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25 उनके साथ कंफ्लिक्ट में, आर्टिकल 19 उनके साथ कंफ्लिक्ट में आते हैं। तो एक तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला पार्ट है, और दूसरा ये पार्ट है सोसाइटी का पार्ट है, सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस। तो इसको जनरल स्टडी 1, जनरल स्टडी 2 दोनों के साथ आप लिंक कर सकते हो। इसका आउटलाइन क्या है, तो रिसेंट ये न्यूज में क्यों था, उत्तराखंड इलेक्शन के कंटेक्स्ट में ये न्यूज में था। यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, ब्रिटिशर जब इंडिया में थे, आपको अगर पता होगा तो हमारे जो इंडियन पिनल कोड है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, इसको ब्रिटिशर ने फॉर्मुलेट किया था। हमारे वहां पनिशमेंट का डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म था, तो ब्रिटिशर ने इसको कॉडिफाई किया, ब्रिटिशर ने इसको रिटर्न फॉर्म में वो लेके आए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी ओरिजिन ब्रिटिश रूल में है। इंडिया को क्या यूसीसी का भी रिक्वायरमेंट है, इसको इंप्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंजेस हम फेस करते हैं, कैसे इसको इंडिया में इंप्लीमेंट करें, और इसके रिलेटेड मॉक क्वेश्चन हम देखेंगे। अभी आपको पता होगा इंडिया के 5 स्टेट में इलेक्शन चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर। गोवा उत्तराखंड में इलेक्शन कंक्लूड हो गया 14 फरवरी को। आज पंजाब में इलेक्शन कंक्लूड हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का आज 3rd फेज है इलेक्शन का। मणिपुर का नेक्स्ट वीक इलेक्शन है, और ये सारे इलेक्शन का रिजल्ट मार्च 10 को आएगा। तो ये 5 स्टेट के अंदर अभी इलेक्शन चल रहा है। पिक्चर है उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर मिस्टर पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अगर बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म करती है तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करेगी। अब क्वेश्चन राइज होता है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है, क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इसको इंप्लीमेंट करे? यस, पावर है। इंडिया में एक स्टेट है अभी, गोवा, जिसका अपना सिविल कोड है। फॉर एग्जाम्पल गोवा में आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप क्रिश्चियन हो, एक टाइप के सिविल कोड ही आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो यस, स्टेट गवर्नमेंट का अथॉरिटी है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट कर सकता है। तो ऑन 12 फरवरी, 14 फरवरी को इलेक्शन था उत्तराखंड में। इलेक्शन से एक दिन पहले कैंपेन खत्म हो जाता है, यानी 13 फरवरी को नो कैंपेन पीरियड होगा, साइलेंट पीरियड उसको कहते हैं। तो 12 फरवरी को पुष्कर सिंह धामी ने अनाउंस किया कि उत्तराखंड में बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है तो हम इस यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे, ये इन्होंने अनाउंस किया। तो इस कंटेक्स्ट में हम इस टॉपिक को देखते हैं। पहले हम समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। तो इसका एक वीडियो है, इसको हम देख लेते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। Last year election campaigning in Uttarakhand, Chief Minister Pushkar Singh Dhami announced that the BJP government, if re-elected, will constitute a committee to draft a uniform civil code. Of course, the debate around the UCC isn't new, and Dhami isn't the first politician to promise a UCC too. So in today's KYC episode, let me take you through what the Constitution says on having a UCC and what sort of changes it would bring if ever it turns into a reality. Now we know that the Constitution mentions the Uniform Civil Code in Article 44. It says, and I quote, "The state shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India." But there's a catch. Article 44 is a part of the directive principles of state policy. The point is that while the government is duty bound to apply these directive principles in making laws, you can't approach the court to enforce these directive principles. In contrast, to make it clearer, if the UCC was under the fundamental rights section, anybody could have approached the court asking for its enforcement. But since it is a part of the directive principles of state policy instead, this cannot be done. And the parliament hasn't brought in a UCC so far as well. Now going back to Dhami's claim here for a short moment, while Article 44 does use the word state, of course state includes central government and parliament, government and legislatures of the state and all other local authorities as well. It seems unlikely that one state government can implement a uniform civil code without national laws. Like Uttarakhand government can't do it without national laws. The result of not having UCC right now is that the criminal laws in India are uniform and applicable equally to everybody, no matter what their religious beliefs are. But civil laws like marriage, adoption, divorce, succession, all these depend on religion of the parties. So Hindu personal law, for example, is largely codified in 4 acts. You can see the name of these laws on your screens. A large part of the Muslim personal law is still uncodified, but certain aspects
aspects are covered by laws. For example, there's the Muslim Personal Law Shariat Application Act 1937 and the Dissolution of Muslim Marriage Act as well. We have the Indian Christian Marriage Act and the Indian Divorce Act for Christians and the Parsi Marriage and Divorce Act for Zoroastrians. There are of course more universal laws too which disregard religion altogether. For example, there's Special Marriage Act under which inter-religion marriages can take place or even intra-religion marriages can take place. The Supreme Court has also commented on UCC in the past, of course, a few times. Take this 1985 judgment, for example, which said that a common civil code will help with national integration and the state has a duty to provide a uniform civil code for the citizens. But in 2018 came a report from the Law Commission which said that a uniform civil code is neither necessary nor desirable at this stage in the country, also highlighting the importance of maintaining plurality in the entire country. But the report acknowledged that there were discriminatory practices within different family laws in the country. So what the Commission suggested instead was, it said that the way to move forward could be to codify all personal laws. It also said that some changes to marriage and divorce laws that may be uniform across the country can be implemented. For example, raising marriageable age of girls and boys to 18 years. The government, as we know, did try to bring in this amendment to change the marriageable age of boys and girls to 21 years, but this law hasn't been passed yet. The report also suggested that a ban on polygamy, that is marrying more than one person, should be applied to all communities, including Muslims. It said that this wasn't being suggested just because of moral questions surrounding this, but because only a man is permitted to have multiple wives, which the report said is unfair. But the Commission reserved its recommendations on polygamy at that time, specifically because a petition demanding a ban on polygamy is currently pending in the Supreme Court. That's all I have for you right now. This is Apurva Mandhani for The Print. क्या होता है, लॉ का दो पर्पस होता है। एक पर्पस होता है वो हमारे पर्सनल मैटर को रेगुलेट करता है, दूसरा पर्पस होता है वो हमारे पब्लिक मैटर को रेगुलेट करता है। फॉर एग्जांपल, अभी आप कौन से कपड़े पहन रहे हैं, आप किसके साथ मैरिज करेंगे, मैरिज का रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होगा, डिवोर्स क्या होगा, आप किसके सरनेम को कैरी करेंगे, ये सब पर्सनल मैटर है। आप कौन से फूड को कंज्यूम करेंगे, ये सब पर्सनल मैटर है। पब्लिक मैटर, आप कार ड्राइव कर रहे हो, आप बाइक ड्राइव कर रहे हो, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, आप टैक्स पे कर रहे हो, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होंगे। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड का पर्पस है, ये सेट ऑफ लॉ है जो हमारे पर्सनल मैटर को गवर्न करेगा। क्या क्या हो सकते हैं पर्सनल मैटर्स, मैरिज है, डिवोर्स है, डिवोर्स में सेपरेशन, कस्टडी ऑफ चाइल्ड, सपोज करो हस्बैंड वाइफ सेपरेट हो गए हैं तो कस्टडी ऑफ चाइल्ड किसके पास होगा, हस्बैंड के पास, वाइफ के साथ, मींस फादर मदर। एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड, प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस, जैसे अभी तक कैसा था कि सन को ही प्रॉपर्टी जाता था, तो एक कोर्ट ने रूलिंग पास किया और जिससे कहा कि डॉटर को भी इक्वल राइट है प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में। तो सपोज करो कि एक फैमिली है जिसके अंदर से एक सन और एक डॉटर है, तो 50% प्रॉपर्टी सन के पास, 50% डॉटर के पास जाएगा, वो उसका लीगल राइट है टू ऑल सिटीजन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन। अभी तक कैसा था कि इंडिया के बारे में हम कहते हैं कि हम एक सेकुलर कंट्री हैं, अभी भी सेकुलर कंट्री है, तो विच मींस पर्सनल मैटर है वो रिस्पेक्टिव रिलीजन उसको देखेगा, जो पब्लिक मैटर है, जो क्रिमिनल मैटर है वो गवर्नमेंट देखेगा। तो अभी तक हर एक रिलीजन का अपना सेपरेट लॉ होता था, मैरिज के लिए, डिवोर्स के लिए, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के लिए, सबका सेपरेट लॉ होता था। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ये सबको एक जगह पे इंटीग्रेट करके लेके आएगा। हमारे पास फ्रेगमेंटेड पर्सनल लॉ है जो इंटर पर्सनल रिलेशन को रेगुलेट करता है। इंटरपर्सनल रिलेशन क्या है, फादर का सन के साथ, फादर का डॉटर के साथ क्या रिलेशन है, सेम मदर का सन या डॉटर के साथ, हस्बैंड का वाइफ के साथ रिलेशन क्या है, एक इंडिविजुअल का उसके फैमिली के साथ क्या रिलेशन है, एक बायोलॉजिकल चाइल्ड और एडॉप्टेड चाइल्ड उसमें क्या रिलेशन है। तो ये सारे इंटरपर्सनल रिलेशन है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके दो फैक्ट है, एक है आर्टिकल 44 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट अपने सिटीजन को कुछ देगा, तो स्टेट अपने सिटीजन को कुछ राइट्स देता है, कुछ प्रिविलेजेस देता है। तो एक प्रिविलेज मेंशन है फंडामेंटल राइट विच इज पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट में जो मेंशन है वो तो स्टेट को देना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। अगर वो स्टेट नहीं दे रहा है आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, कोर्ट ऑर्डर पास करेगा इसके रिस्टोरेशन के लिए।
इस केस में देखो कि फंडामेंटल राइट क्या है, इट इज सेट ऑफ बेसिक मिनिमम राइट जो अवेलेबल होना चाहिए हर एक सिटीजन को। देन आर्टिकल 4 ऑफ पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आता है, दैट इज डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जब स्टेट के पास रिसोर्सेस आएगा तब ये स्टेट दे सकता है अपने सिटीजन को। तो डीपीएसपी कैसा है, गोल है, ड्रीम है गवर्नमेंट का। जब गवर्नमेंट के पास एडिक्वेट रिसोर्सेस होगा, जब गवर्नमेंट के पास प्रॉपर कंडीशन होगा, गवर्नमेंट अपने सिटीजन को ये देगा, दैट इज डीपीएसपी। यहां पे स्टेट का इंटरप्रिटेशन क्या है, स्टेट का इंटरप्रिटेशन है एनी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, लोकल गवर्नमेंट पंचायत म्युनिसिपैलिटी हो सकता है, गवर्नमेंट की कंपनी हो सकती है, गवर्नमेंट के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। एनीवन जो गवर्नमेंट के साथ रिमोटली लिंक है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। तो जैसे वीडियो में कहा था कि स्टेट इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, दिस इज नॉट इनकरेक्ट, क्योंकि गोवा ने इसको इंप्लीमेंट किया है। स्टेट गवर्नमेंट भी इंप्लीमेंट कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंप्लीमेंट कर सकता है। और कुछ केसेस में मैं आपको बताऊं जहां पे ट्राइबल कम्युनिटी है, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर है, उनको भी स्पेशल हमने प्रोविजन दिया है। नो डाउट वो दूसरे रूल से भी रेगुलेट होते हैं, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। सो स्टेट मीन्स any part of government, be it central government, be it state government and be it local government। तो डीपीएसपी कंपलसरी तो नहीं है। अब आर्टिकल 44 में मेंशन है, इट डिक्लेयर state shall endeavor to secure to the citizen uniform civil code throughout the territory of India। मीन्स स्टेट ट्राई करेगा अपने सिटीजन को यूनिफॉर्म सिविल कोड देना थ्रू आउट इंडियन टेरिटरी, बट जरूरी थोड़ी है कि कंपलसरी है। तो मैं अभी कोर्ट में मूव कर रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में मूव कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आर्टिकल 44 को सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है, तो कोर्ट इसको रूल आउट कर देगा। कोर्ट कहेगा कि नहीं ये आपके पास अथॉरिटी नहीं है कोर्ट को अप्रोच करने का। रीजन, क्योंकि ये इन्फोर्सेबल नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है, ये तो ऑप्शनल है ना, गवर्नमेंट चाहे तो कर सकता है, नहीं तो चाहे नहीं कर सकता है। अब इंडिया को रूल करने के लिए दो टाइप का थॉट प्रोसेस चलता है, एक गांधीयन फिलॉसफी है और दूसरा कंजर्वेटिव फिलॉसफी है। जब हमारे कंट्री फ्रीडम मूवमेंट फाइट कर रहा था तो 1935-36 से एक डिमांड स्टार्ट हो गया, दैट इज पाकिस्तान के क्रिएशन का। तो पाकिस्तान एक्सक्लूसिव मुस्लिम स्टेट, जो मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते हैं वो वहां पे चले जाएंगे। तो हमारे कंट्री में कुछ सिख फंडामेंटलिस्ट हैं, हमारे कंट्री में कुछ हिंदू फंडामेंटलिस्ट हैं, वो भी डिमांड करने लगे कि इंडिया को हमें हिंदुस्तान बनाना चाहिए, हिंदू रिलीजन के लिए बनाना चाहिए। तो गांधी जी इसको अपोज करते थे, वो कहते थे कि इंडिया को जिस दिन हम एक्सक्लूसिव बनाने का ट्राई करेंगे, इंडिया सस्टेन ही नहीं करेगा, इंडिया अपने आप कोलैप्स हो जाएगा। तो अब दो थॉट था कि जैसे पाकिस्तान एक एक्सक्लूसिव मुस्लिम कंट्री है, एक एक्सक्लूसिव उर्दू कंट्री है, वैसे ही इंडिया एक एक्सक्लूसिव हिंदी कंट्री हो, हिंदी लैंग्वेज, और एक्सक्लूसिव हिंदू कंट्री हो। ऐसे कुछ लोग डिमांड करने लगे। तो गांधी जी का कहना ऐसा था कि आप इंडिया को जब यूनिफॉर्म बनाने का ट्राई करोगे, होमोजीनियस बनाने का ट्राई करोगे, लोगों के पर्सनल मैटर में इंटरफियर करोगे, जैसे वो खाना क्या खा सकते हैं, वो कपड़े कौन सा पहन सकते हैं, वो लैंग्वेज कौन सा ये बोलेंगे, तो उसमें आप कंट्री नहीं चला पाओगे, कंट्री में सिविल वॉर जैसा सिचुएशन होगा। तो गांधी जी कहते हैं कि आई डू नॉट एक्सपेक्ट इंडिया ऑफ माई ड्रीम टू डेवलप वन रिलीजन, टू बी होली हिंदू और होली क्रिश्चियन और होली मुसलमान, बट आई वांट इट टू बी होली टॉलरेंट विथ इट्स रिलीजन वर्किंग साइड बाय साइड विथ वन अनदर। एक मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, केरला में मैंने ऑब्जर्व किया है कि वहां पे आप देखोगे कि जैसे हमने 3 चेयर रखा है, यहाँ पे चर्च है, चर्च के जस्ट बाजू में आप देखोगे टेंपल है, सेम वॉल वो शेयर कर रहे हैं, और उसके बाजू में मॉस्क है। तीनों कम्युनिटी के लोग वहां पे, और तीनों कम्युनिटी के आप पॉपुलेशन देखोगे तो हिंदू कम्युनिटी समवेयर 40-45% केरला का है, और 40% आप मान के चलो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, और 20% अप्रोक्सीमेटली मुस्लिम कम्युनिटी है। तो तीनों कम्युनिटी साइड बाय साइड आके वहां पे प्रेयर करते हैं। और कम्युनल राइट्स के आप हिस्ट्री देखोगे तो वहां पे
आपको कम मिलेगा। एक और मैं एग्जांपल बताता हूँ, अभी हिजाब कंट्रोवर्सी कर्नाटक में हो रहा है, जितना कर्नाटक में इशू नहीं है उससे ज्यादा यूपी में इशू है। अब यूपी कैसे लिंक है उससे, है ना? यूपी इसलिए लिंक है क्योंकि यूपी में इलेक्शन हो रहा है। अब इलेक्शन में हमारे पास एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, वो सब इशू को रेज करेंगे तो हम बैकफुट पे आ जाएंगे। तो क्यों नहीं हम रिलीजन को लेके आते हैं ना, कि पहले एक काम करो, रिलीजन को बचा लो, और रिलीजन को बचाने के बाद फिर हम देखेंगे कि जो करना है वो करो। अब पेट्रोल रिलीजन के लिए हम 100 रुपए में तो भरवा ही सकते हैं, हम एक दो बर्थ में अनएम्प्लॉयड भी रह ही सकते हैं अपने रिलीजन के लिए। तो पहले रिलीजन बचाना प्रायोरिटी है, बाकी चीज बाद में देखेंगे। तो होली टॉलरेंट विद हिज रिलीजन वर्किंग साइड बाय साइड ऑफ वन अनदर, तो ये महात्मा गांधी का व्यू पॉइंट है। तो वेदर इंडिया को एक एक्सक्लूसिव कंट्री बनाना है, एक यूनिफॉर्म कंट्री बनाना है कि सब लोग एक जैसे बिहेव करें, या इंडिया के डिफरेंसेस को इंटैक्ट रख के और फिर उसके बाद इंडिया को हमें कंसोलिडेट करना है। तो ये दो थॉट प्रोसेस है। अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए, 2022 तक 75 ईयर इंडिपेंडेंस का हुआ। जब जब हमने इंडिया को एक्सक्लूसिव बनाने का ट्राई किया है तब एक सिविल वॉर जैसा सिचुएशन हुआ है। जब जब हमने डिफरेंसेस को चेरिश किया है, उसको सपोर्ट किया है, तब हम प्रॉब्लम नहीं हुआ है। 1950s में मैं आपको बताता हूं, लैंग्वेज मूवमेंट स्टार्ट होता है, जहां पे साउदर्न स्टेट को ऐसा लगता है कि उनके ऊपर हिंदी लैंग्वेज इंपोज किया जाता है। फिर हमने कहा कि नहीं नहीं, आपके ऊपर कोई लैंग्वेज इंपोज नहीं करेगा, आपको जो लैंग्वेज बोलना है बोलो, एडमिनिस्ट्रेशन में यूज करना है करो। तो वो प्रॉब्लम उतना नहीं हुआ। उसके बाद आप देखो कि जब किसी का रिलीजन मैटर में इंटरफेयर करते हैं तब राइट जैसा सिचुएशन आता है। किसी रीजन को हम इल ट्रीट करते हैं तब वहां पे प्रॉब्लम आता है। तो क्या हम इंडिया को एक्सक्लूसिव बनाना चाहते हैं या डिफरेंसेस को चेरिश करना चाहते हैं? इसके लिए दो इंपॉर्टेंट जजमेंट है। एक है शाह बानो केस 1985। शाह बानो केस में फर्स्ट टाइम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को यूज किया था। अब ये शाह बानो केस क्या है? शाह बानो नाम की एक लेडी थी, वो सुप्रीम कोर्ट मूव करती है और वो कहती है कि उनके हस्बैंड ने उनको ट्रिपल तलाक दे दिया है। मुस्लिम रिलीजन में पहले ट्रिपल तलाक होता था कि 3 बार आप तलाक वर्ड प्रोनाउंस करो एंड डिवोर्स हो जाता था। तो ये सुप्रीम कोर्ट में गई, उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड ने मुझे तलाक दे दिया है, मुझे डिवोर्स दे दिया है, मेरे पास कोई मीन्स ऑफ इनकम नहीं है, अब मैं अपने आपको कैसे मैनेज करूंगी, मेरे पास मनी तो है नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल आउट किया कि इनको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। मेंटेनेंस मींस हस्बैंड कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ सम अपने वाइफ को देता है, अगर वो एम्प्लॉयड नहीं है, उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो मेंटेनेंस के लिए ये कोर्ट में गई। और अब इसमें इंटरप्रिटेशन क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे हिंदूज में मैरिज होता है, तो आपने अगर मैरिज के सेरेमनी देखा होगा तो वो कैसा होता है कि मैरिज वो जन्म जन्म का साथ होता है। एक बार आपने मैरिज कर लिया तो ध्यान से मैरिज करना, क्योंकि 7 जन्म तक आपको वही कैरी ऑन करना पड़ेगा। 8th जन्म में मे बी कुछ आपके पास ऑप्शन आएगा, लेकिन जो शरीयत लॉ है उसमें तो ऐसा नहीं है। उसमें तो 3 बार आपने तलाक प्रोनाउंस किया और डिवोर्स हो गया। तो जब डिवोर्स हो गया, अब कोई लिंक ही नहीं है तो पैसे देने का तो कोई मतलब नहीं है। और आप हिंदू रिलीजन के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग आप देखो तो आपने डिवोर्स दे दिया तो इस जन्म में मेंटेनेंस देना है और नेक्स्ट 6 जन्म में और देना है ना, मतलब 7 जन्म का ये पूरा लिंकेज है ना। तो ट्रेडिशन के हिसाब से आप देखोगे तो उस हिसाब से हर जगह पे यस विदुषी ये एलिमनी है, तो हर जगह पे अलग अलग मतलब ये है। तो यहाँ पे जो इनके हस्बैंड थे शाह बानो के, उन्होंने कहा कि नहीं मैं कैसे दूं, है ना, क्योंकि हमारे लॉ के अकॉर्डिंग, हमारे ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग 1 बार 3 बार तलाक बोला, सब कुछ खत्म हो गया। नाउ मैं मेंटेनेंस क्यों दूं, कैसे, मैं तो लायबल हूं नहीं ना। फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है शाह बानो के फेवर में, और सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया। और वो स्टेटमेंट था, देयर इज नो एविडेंस ऑफ एनी ऑफिशियल एक्टिविटी फॉर फ्रेमिंग कॉमन सिविल कोड फॉर द कंट्री। ए कॉमन सिविल कोड विल हेल्प द कॉज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन बाय रिमूविंग डिस्पैरेट लॉयल्टीज टू लॉज व्हिच हैव कन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजी। एक प्रॉब्लम क्या आता है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि अच्छा बताओ आपका आइडेंटिटी क्या है, आप कहोगे कि मैं एक्स कास्ट को बिलोंग करता हूं, मैं वाई रिलीजन को बिलोंग करता हूं, मैं जेड लैंग्वेज बोलता हूं। तो ये आपका पहला लॉयल्टी जो लाई कर रहा है वो किसी रीजन में, किसी रिलीजन में और किसी कास्ट में लाई कर रहा है। लेकिन इंडिया को लेके लॉयल्टी तो हमारा लास्ट में आता है ना। तो नेशनल इंटीग्रेशन कब होगा, जब लोग इंडियन होंगे।
इंडिया के इंटरेस्ट उनके लिए सुप्रीम होगा। मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। एक बहुत सीनियर आईपीएस ऑफिसर अभी हिमाचल प्रदेश में 3 दिन पहले वो अरेस्ट हुए हैं। क्यों अरेस्ट हुए हैं? क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल जो इंफॉर्मेशन था एटीएस का, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का, वो लश्कर ए तोयबा को पास ऑन कर रहे थे। अब आप देखो कि एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर जो टेररिस्ट एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए उसको हमने चार्ज में रखा है और वो क्रूशियल इंफॉर्मेशन को पास कर रहा है टेररिस्ट में, और वो टेररिस्ट जिसने इंडिया में बहुत सारे बॉम्ब प्लांट किए हुए हैं। तो अब कैसे हम उसको ट्रस्ट करेंगे? अब उसके लिए उसका ग्रेड इंपॉर्टेंट होगा, या हो सकता है वो किसी रिलीजियस कॉज के लिए फाइट कर रहा होगा, हो सकता है वो किसी रीजनल कॉज के लिए फाइट कर रहा होगा। एक और मैं आपको बताता हूं, देवेंद्र सिंह, हाँ शायद ये उनका नाम था। वो बहुत सीनियर लेवल के ऑफिसर थे, आईपीएस तो नहीं थे बट आईपीएस के शायद एक लेवल नीचे थे। हाँ डीवाईएसपी थे मतलब। तो उन्होंने भी बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन को शेयर किया था। वो जेएनके में पोस्टेड थे और जिसकी वजह से इंडिया में टेरर अटैक हुआ था। तो इस केस में देखो कि अगर नेशन के कंसर्न में आप अगर लॉयल रहोगे तो फिर ये सब एक्टिविटी को मिनिमाइज कर देंगे, लेकिन हम नेशन को लेके लॉयल नहीं है, हमारे दूसरे आइडेंटिटी है। उसके बाद एक सरला मुदगल केस आया, शाहबानो केस मुस्लिम रिलीजन का। सरला मुदगल केस आया 1995 में। वहां पे भी कहा गया, जस्टिस कुलदीप सिंह ने कहा कि पार्लियामेंट को फ्रेम करना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड विच वुड हेल्प कॉज नेशनल इंटीग्रेशन बाय रिमूविंग आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन। सेम जो शाहबानो केस में था उसी के मिलता जुलता स्टेटमेंट। फिर उसके बाद जॉर्डन डेनिकडे वर्सेस एसएस चोपड़ा, जॉन वेलामोटम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये क्रिश्चियंस के लिए था। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कोर्ट ने बार बार वो जजमेंट दिया है और जजमेंट देके उन्होंने कहा है कि ये होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी का डिफरेंट पर्सनल लॉ होता है और उसको हमने डिफरेंट टाइम पे कॉडिफाई किया है। जैसे एक को 1950s में, एक को 1930s में। तो अभी से 80 इयर्स पहले कंडीशन कुछ और था, आज कंडीशन कुछ और है। आप वही कंडीशन को अप्लाई करोगे तो ये तो ठीक नहीं है ना। तो ये कौन से एरिया को ऑक्यूपाई करता है, अप्लाई करता है? एक है मैरिज को और डिवोर्स को, दूसरा कस्टडी को एंड गार्जियनशिप को। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म भरोगे और ये आज का मैं आपको बताता हूं 2022 में। तो से आप अगर गर्ल हो तो उसमें लिखा आता है कि फादर या हस्बैंड नेम, मतलब उनके गार्जियन वही होते हैं। अब ये कंप्लीट पेट्रियार्ची है ना, कि जैसे कि कोई डॉटर है तो उसका फादर ही गार्जियन क्यों हो सकता है, मदर भी गार्जियन हो सकती है। उसका गार्जियन हस्बैंड ही क्यों हो सकता है, वो खुद भी अपनी गार्जियन हो सकती है, या फिर हस्बैंड की गार्जियन वाइफ भी तो हो सकती है ना। तो ये जेंडर न्यूट्रल क्यों नहीं हो सकता? जैसे मैं ऐसा कहूं कि गार्जियन तो डेट इज अ पेरेंट और स्पाउस। तो पेरेंट में मदर या फादर आ गया, स्पाउस में हस्बैंड या वाइफ आ गया। तो हस्बैंड को गार्जियन की जरूरत नहीं है, मतलब एक मेल है उसको गार्जियन की जरूरत ही नहीं है, लेकिन एक वाइफ है उसको गार्जियन की जरूरत है। तो ये पेट्रियार्की आपको इसमें रिफ्लेक्ट होगा। फिर कस्टडी एंड गार्जियनशिप है, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस में है, सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस में है, प्रॉपर्टी को जब हम इनहेरिट करते हैं। तो ये 4 एरिया में अप्लाई होता है पर्सनल लॉ। हिंदू रिलीजन के लिए देखते हैं तो हिंदू पर्सनल लॉ है, उसके अंदर हमने 4 एक्ट बनाए हैं। एक है हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है। जब हम हिंदू रिलीजन की बात करते हैं और उसके लिए जो हमने हिंदू पर्सनल लॉ बनाया है, उसके अंदर हिंदू रिलीजन के लोग तो कवर होते ही हैं, सिख रिलीजन के लोग, जैन रिलीजन के लोग एंड बुद्धिस्ट रिलीजन के लोग भी कवर होते हैं। तो ये चारों रिलीजन इसमें कवर होता है। हमारे पास 7 प्रिंसिपल रिलीजन है। हिंदू रिलीजन इंडिया का मेजोरिटी रिलीजन है। फिर उसके बाद मुस्लिम रिलीजन, देन क्रिश्चियन, देन सिख, देन जैन, देन पारसी एंड देन बुद्धिस्ट। सो बुद्धिस्ट, जैन, सिख एंड हिंदू रिलीजन, उनके लिए, हिंदू के लिए जो लॉ अप्लाई हो रहा है वो उनके लिए अप्लाई होगा। मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड पारसी के लिए उनके लिए अलग है। देन मुस्लिम पर्सनल लॉ,
ये रिलीजियस टेक्स्ट बुक पे मेंशन है, उनके जो रिलीजियस टेक्स्ट बुक हैं उनके ऊपर मेंशन है। उसके अंदर हमने दो लॉ बनाया हुआ है, एक शरियत एप्लीकेशन एक्ट और दूसरा डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, ये दो एक्ट हमने बनाया हुआ है। उसके बाद क्रिश्चियंस के मैरिज एंड क्रिश्चियन के डिवोर्स के लिए इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट एंड इंडियन डिवोर्स एक्ट है। फिर जोरास्ट्रियन पारसीज के लिए पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट है। अब सपोज करो कि हस्बैंड हिंदू रिलीजन को फॉलो करता है, वाइफ मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करती है, तो जब इंटर कम्युनिटी मैरिज होता है उसके लिए क्या है, तो उसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट है जो इंटर रिलीजन मैरिज को रेगुलेट करता है। हमारे पास गार्जियन एंड वार्ड एक्ट है जो गार्जियन के राइट्स एंड ड्यूटीज उसको रेगुलेट करता है। सो आपने इसके अंदर देखा कि डिफरेंट हमारे पास एक्ट है, मैरिज के लिए डिफरेंट एक्ट है, डिवोर्स के लिए डिफरेंट एक्ट है, इनहेरिटेंस के लिए डिपेंडिंग अपॉन रिलीजन। अब किसी के अंदर मॉडर्न है, किसी के अंदर बहुत ही रिप्रेसिव है, किसी के अंदर एक्सप्लॉइटेटिव है, किसी के अंदर इक्वालिटी नहीं है, तो ये एक पैरिटी हमें लेके आना है। देन कुछ रीजन के डिस्टिंक्ट रीजनल आइडेंटिटी को हमें प्रोटेक्ट करना है। वहां पे कुछ ट्राइबल कम्युनिटी रहते हैं। अब ट्राइबल कम्युनिटी, अब से ट्राइबल कम्युनिटी को देखो तो वो कोई रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं, उनका एक अपना पूरा सिस्टम होता है, कल्चर सिस्टम होता है। तो अब जब वो रिलीजन को फॉलो ही नहीं करते हैं तो वो कैसे मुस्लिम रिलीजन के लॉज में, क्रिश्चियंस के लॉ में, हिंदूज के लॉज में आएंगे। तो उनके लिए हमने कुछ एक्सेप्शन रखा है, जैसे आसाम के अंदर ट्राइबल कम्युनिटी है, नागालैंड का ट्राइबल कम्युनिटी है, मिजोरम का ट्राइबल कम्युनिटी है, आंध्र प्रदेश है, गोवा है, उनके ट्राइबल कम्युनिटी है। नाउ गोवा इंडिया का ओनली स्टेट है जहां पे अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड है। गोवा, जैसे पूरा इंडिया पहले ब्रिटिशर का कॉलोनी था, इसको पौंडीचेरी को उसको फ्रेंच रूल कर रहे थे, गोवा को, दमन एंड दीव को, दादरा एंड नगर हवेली को इसको पोर्चुगीज रूल कर रहे थे। तो 1961 में पोर्चुगीज इंडिया से चले गए और गोवा फिर इंडिया का पार्ट बना। तो पोर्चुगीज जब गोवा को रूल कर रहे थे तो उन्होंने एक लॉ बनाया, पोर्चुगीज सिविल कोड ऑफ 1867, और उसमें उन्होंने कहा कि दिस विल बी अप्लाइड टू ऑल गोवन irrespective of their religious and ethnic identity। मींस हिंदू के लिए भी एप्लीकेबल होगा, मुस्लिम के लिए भी एप्लीकेबल होगा, से फॉर एग्जांपल जैन, क्रिश्चियन है, सबके लिए एप्लीकेबल होगा। जब हम गोवा से इंडिपेंडेंट हुए, पोर्चुगीज को हमने गोवा से हटा दिया, तो उसको कहा जाता है गोवा का लिबरेशन हुआ, पोर्चुगीज से कंट्रोल को से हमने फ्री किया, अब गोवा इंडिया का पार्ट बन गया। तब इसको हमने कंटिन्यू किया और ये गोवा में जो लोग भी रहते हैं उन सब के ऊपर एप्लीकेबल होगा। बट अब पोर्चुगीज के लॉ को देखो, ये लॉ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, ये कंप्लीटली यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं था। जैसे कोई हिंदू मैन है, अगर 25 ईयर के एज तक उसकी वाइफ उसको चाइल्ड नहीं देती है तो वो दूसरा मैरिज भी कर सकता है, बाईगैमी भी कर सकता है। अगर 30 ईयर के एज तक उसकी वाइफ उसको मेल चाइल्ड नहीं देती है तो वो फिर से मैरिज कर सकता है। तो ये कोई यूनिफॉर्म तो नहीं है। अब ये सपोज करो वाइफ के लिए भी एप्लीकेबल होना चाहिए, है ना, कि जैसे कि अब हस्बैंड ने आपको सपोज करो मेल चाइल्ड नहीं दिया है ना, तो वाइफ दूसरे मैरिज में जा सकती है ना। अब जैसे वाइफ के ऊपर हम ब्लेम लगाते हैं तो हस्बैंड के ऊपर ब्लेम क्यों नहीं लगा सकते हैं? ये तो पूरा एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों इन्वॉल्व है, व्हाई ओनली वाइफ इज रिस्पॉन्सिबल। और जब आप साइंटिफिक वे देखोगे तो उसमें हस्बैंड का ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, जो सेक्स डिसाइड होता है बाय बर्थ, तब उस समय हस्बैंड का ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये एक्चुअली यूनिफॉर्म नहीं था, बट ये मींस आप कह सकते हो हर एक रिलीजियस ग्रुप के लिए एप्लीकेबल था। इट वाज लार्जली अनइक्वल, जो मेल के फेवर में था। ओरिजिन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे हुआ कि ब्रिटिशर इंडिया में आते हैं और 1835 में जब उन्होंने हमारे आईपीसी को, सीआरपीसी को ड्राफ्ट कर लिया, तो ब्रिटिशर को ऐसा लगा कि हमें क्या करना चाहिए, अब एक सिविल कोड भी लेके आना चाहिए कि इनके मैरिज को, इनके डिवोर्स को, इनके प्रॉपर्टी के इनहेरिटेंस को, इन सबको हम ठीक से रेगुलेट करें। क्योंकि क्रिमिनल एक्टिविटी से मर्डर है, स्टीलिंग है, रॉबरी है, इन सबको तो हमने रेगुलेट कर लिया है। उसके बाद
1941 में ब्रिटिशर ने बी.एन. राव कमेटी बनाया था। एक अगर मैं बी.एन. राव के बारे में बताऊं तो जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी तो बी.एन. राव उसके मेंबर थे और बी.एन. राव कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे उस समय के, बहुत बड़े लॉ के नॉलेजेबल पर्सन थे। तो उनके लीडरशिप में, उनके चेयरमैनशिप में ब्रिटिशर ने एक कमेटी बनाया 1941 में कि आप हिंदू लॉ को कॉडिफाई करो। इसका पर्पस था कि इसका नाम था हिंदू लॉ कमेटी। इसका पर्पस था कि एग्जामिन क्वेश्चन ऑफ नेसेसिटी ऑफ कॉमन हिंदू लॉ, कि कॉमन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मैं एक और चीज आपको बताता हूं, इंडिया में जो रिलीजन है, फॉर चाहे आप सिखिज्म को देखो या बुद्धिज्म को देखो, जैनिज्म को देखो, हिंदुइज्म को देखो, जो इंडिया में ओरिजिन हुआ है, इसका आपको एक सिंगल सोर्स नहीं मिलेगा। जैसे आप रामायण देखना, से तमिलनाडु का जो रामायण होगा वो कंप्लीट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होगा केरला से, केरला का होगा वो यूपी से कंप्लीट डिफरेंट होगा। झारखंड के अंदर कुछ कम्युनिटी है वो रावण को वर्शिप करते हैं, बाकी आप जगह देखोगे कि रावण के डेथ को सेलिब्रेट करते हैं। तो मल्टीपल इंटरप्रिटेशन है एक ही इवेंट के। और आप जैसे देखोगे कि सपोज एक ऑथर ने रामायण लिखा, उसने उसका अपना इंटरप्रिटेशन है, सेकंड ऑथर ने लिखा उसका अपना इंटरप्रिटेशन है, और आप अगर इन सबको एक जगह पे लेके आना चाहोगे तो बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि प्रॉब्लम ये हुआ कि वर्ल्ड के जो जितने भी सिविलाइजेशन है, वेदर रोम का सिविलाइजेशन था, ग्रीक सिविलाइजेशन था, या फिर दूसरे सिविलाइजेशन थे, तो जो इंडिया का सिविलाइजेशन है वो सबसे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग सिविलाइजेशन है। तो जब ओल्डेस्ट सर्वाइविंग सिविलाइजेशन है तो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज यहाँ पे एंटर होने लगे, और जब कम्युनिटीज यहाँ पे एंटर होने लगे तो उन्होंने भी कुछ कुछ इंट्रोड्यूस करते गए। तो ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में एक लेयर था, उसके ऊपर दूसरा लेयर आया, दूसरे लेयर के ऊपर तीसरा लेयर आया, तीसरे लेयर पे चौथा लेयर क्या आया, और ऐसे करके पूरा इंडियन कल्चर डेवलप हुआ। मैं इसको अगर आपको फूड से ही आपको बताऊं, से हम जो चाइनीज फूड स्ट्रीट पे खाते हैं ना, ये कोई चाइनीज फूड नहीं है। चाइनीज इतना स्पाइसी कभी खाते ही नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, चाइना से नूडल्स लिया, इंडियन मसाला डाला है ना, और उसके बाद उसका कलर चेंज करके ऑरेंज कर दिया, रेड कर दिया, और वो फिर इंडियन चाइनीज बन गया। आप देखो कि चाइनीज भेल भी एक डिश होता है ना। अब आप किसी चाइना वाले को जाके पूछो कि आप भेल खाते हो, है ना, अब भेल उनको पता ही नहीं है ना। तो डिफरेंट लोग इंडिया में आए, और इंडिया में आने के बाद उन्होंने इंडिया के कल्चर को इन्फ्लुएंस किया, और इन्फ्लुएंस करने के बाद इंडिया का एक कंसोलिडेटेड कल्चर बना। तो आप अगर यूनिफॉर्मिटी लेके आना चाहोगे, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। तो ये कमेटी ने स्क्रिप्चर्स को देखा और उसके बाद हिंदू लॉ को इन्होंने रिकमेंड किया जहां पे वुमेन के पास भी इक्वल राइट होगा। 1937 में ब्रिटिशर ने अपने एक्ट को रिव्यू किया ताकि मैरिज और सक्सेशन हिंदू रिलीजन के लिए डिसाइड कर पाए। तो ब्रिटिश टाइम पे इसका ओरिजिन हुआ। इंडिया को क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड का रिक्वायरमेंट है? इसका डिबेट आप देखोगे तो टाइम एंड अगेन स्टार्ट हो जाता है। कुछ ग्रुप बहुत वॉयलेंटली, बहुत ही पैशनेटली इसको डिमांड करते हैं। तो क्या सही में इसका रिक्वायरमेंट है? एक जस्टिफिकेशन है कि डीपीएसपी में मेंशन है, तो डीपीएसपी में मेंशन है तो उसके बहुत सारी चीजों को हम इंप्लीमेंट करते भी हैं। जैसे पंचायती राज सिस्टम है, उसको हमने इंप्लीमेंट किया। राइट टू एजुकेशन, पहले वो डीपीएसपी मेंशन था, उसके बाद फंडामेंटल राइट में लेके आए, लेकिन बहुत सारे प्रोविजन है डीपीएसपी के जिसको हम इंप्लीमेंट भी नहीं करते हैं, तो कंपलसरी तो है नहीं। तो इसका जरूरत क्या है? क्या इंडिया को रिक्वायरमेंट है यूनिफॉर्म सिविल कोड का? तो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट तो एक है कि ये नेशनल इंटीग्रेशन में हेल्प करेगा, कंट्री को एक साथ लाने में हेल्प करेगा। क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारा रिलीजियस आइडेंटिटी हमारे ऊपर इतना डोमिनेंट हो जाता है कि हम सामने वाले को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, सामने वाले को हेट करते हैं, सामने वाले को थ्रेट करते हैं। और आप कितनी जगह देखोगे कि लोगों के रिलीजन के नाम पे हम उनको अब्यूज करते हैं, लोगों के कास्ट के नाम पे, रीजन के नाम पे अब्यूज करते हैं, और उस हिसाब से उनको एक्सक्लूड भी करते हैं कि देखो इस रीजन के लोगों के साथ हमें बात नहीं करना, हमें कोई रिलेशन नहीं रखना। तो ये तो ठीक नहीं है। तो ये नेशनल इंटीग्रेशन में हेल्प करेगा। ये हमारे कंट्री के सेकुलरिज्म को स्ट्रेंथन करेगा। अब सेकुलरिज्म को कैसे स्ट्रेंथन करेगा? फॉर एग्जांपल, जो मेजोरिटी कम्युनिटी इंडिया में है वो इंडिया का फर्स्ट क्लास सिटीजन है, और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको हम सेकंड क्लास की तरह ट्रीटमेंट करते हैं। माइंडेड इंडिया में
गवर्नमेंट का कभी ये व्यू नहीं है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको इक्वल राइट दिया है, बट सिटीजन्स के अंदर सम सेक्शन ऑफ सिटीजन वो माइनॉरिटी को सेकंड क्लास सिटीजन की तरह डिक्लेयर करते हैं। जैसे किसी ने कुछ गलत काम किया, माइनॉरिटी कम्युनिटी का है, तुम पाकिस्तान चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, तुम खालिस्तानी हो, हु एम आई टू डिसाइड, है ना। मैंने कोई ऐसा ये ट्रांसपोर्ट सेंटर तो खोल के नहीं रखा है ना कि सबको बस में बिठा के पाकिस्तान, खालिस्तान या कहां जहां भेजना है मैं उसको भेजूंगा। तो माइनॉरिटी कम्युनिटीज का भी इक्वल स्टेक है हमारे कम्युनिटी में, हमारे कंट्री में, जितना मेजोरिटी कम्युनिटी का है। तो ये आएगा तो सेकुलरिज्म स्ट्रेंथन होगा। अब एक और चीज, जब इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था तब हम जाके मुस्लिम लीग से पूछते थे कि यार तुमको इंडिपेंडेंट पाकिस्तान क्यों चाहिए, है ना, तुम इंडिया में ही रहो, है ना। तो बोलते थे कि पहले आप जाके हिंदू महासभा को बोलो, वो लोग हमारे अगेंस्ट हमें अब्यूज करते हैं, गाली देते हैं, और वो लोग, उनको अपना हिंदुस्तान चाहिए। तो जब हम हिंदू महासभा के पास जाते थे कांग्रेस के लोग, तो वो उनको कहते थे कि हमें एक्सक्लूसिव हिंदू कंट्री से चाहिए क्योंकि मुस्लिम लीग डिमांड कर रहा है। तो अब क्या था कि मुस्लिम लीग कहता था कि हिंदू महासभा को पहले समझाओ, अपने डिमांड को कम करेंगे। हिंदू महासभा कहता था पहले मुस्लिम लीग को समझाओ। तो ये दोनों जो कम्युनलिज्म है एक दूसरे को फ्यूल कर रहे थे। तो एक तरफ हिंदू कम्युनलिज्म, एक तरफ मुस्लिम कम्युनलिज्म, एक तरफ सिख कम्युनलिज्म एक दूसरे को फ्यूल कर रहे थे। तो ये ठीक नहीं था। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट को अपहोल्ड करेगा, रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करेगा। अब आप देखो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फेयर है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्टिव है। मैं एक और एग्जांपल बताता हूं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस समय आप नोटिस करना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कौन लोग थे। मेजोरिटी ऑफ पीपल वेयर लॉयर्स, जिनको लॉ के बारे में पता था। और लॉ कैसे वर्क करता है, वो ऑब्जेक्टिव वे में वर्क करता है। सपोज करो कि मैंने किसी सेंट को मारा, मैंने किसी क्रिमिनल को मारा, तो वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि मैंने मर्डर किया है और मुझे पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन अभी आप अफगानिस्तान के देखो तो उसमें कौन लोग जो उसके लॉ बना रहे हैं, जो रिलीजन से इन्फ्लुएंस है। तो आप इमेजिन करो कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी ऐसे लोग होते हैं जो किसी रिलीजन को बिलोंग करते हैं और लॉ अकॉर्डिंगली बनाते हैं, तो इंडिया किसी रिलीजन टेक्स्ट बुक से इन्फ्लुएंस होगा। बट इंडिया जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशन तो ऑब्जेक्टिव है। जो पर्सनल लॉ होता है, रिलीजियस लॉ होता है, वो पेट्रियार्चिकल होता है, वो मेल डोमिनेटेड होता है। रीजन, क्योंकि पास्ट में मेल के कंट्रोल में सोसाइटी था, तो उन्होंने लॉ भी इस हिसाब से बनाया ताकि उनको एडवांटेज मिले। ये इनइक्वालिटी के बेस पे है। फॉर एग्जाम्पल से फीमेल को घूंघट करना है ना, मेल को क्यों नहीं घूंघट करना है, मेल को भी होना चाहिए ना, मतलब उसको भी तो कुछ थ्रेट होगा। अब जैसे कि फीमेल को सपोज कोई उठा के लेके चला गया, तो मेल को भी उठा के लेके जा सकता है ऑपोजिट। देन ये मिथ और सुपरस्टिशन पे बेस होता है। बहुत सारे रिलीजियस प्रैक्टिस आप देखोगे मिथ पे बेस होता है। उसका अगर आप करेक्ट साइंटिफिक बेसिस देखोगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो एक तरफ हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, दूसरी तरफ हमारे पास पर्सनल रिलीजियस लॉ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होना चाहिए कंपेयर टू पर्सनल रिलीजियस लॉ। ये जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी लेके आएगा। पर्सनल लॉ कंजर्वेटिव होता है और बैकवर्ड लुकिंग होता है। अभी जब हम टेररिज्म देखेंगे तो उसमें ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 रिलीज हुआ था। उसमें यह कहा गया कि अभी फार लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज, टेररिस्ट ग्रुप, फार राइट टेररिस्ट ग्रुप, ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। अब फार राइट क्या होता है कि जब भी वो कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उनका बैकवर्ड लुकिंग होता है। जैसे मैं कहूंगा कि अभी इंडिया में ये प्रॉब्लम है, हमें ये ठीक करना चाहिए ना, तो वो कहेंगे कि नहीं, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो स्टार्टिंग करेंगे मुगल से। 11वीं सेंचुरी में मुगल आए थे, फिर ब्रिटिशर आए थे, फिर नेहरू आए थे, वो सब रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। लेकिन 2014 के बाद हम ठीक कर रहे हैं, तो 1000 साल से जो इतना प्रॉब्लम हुआ है वो 7 साल में थोड़ी ठीक होगा। अभी हमें अमृतकाल तक वेट करना पड़ेगा, तब ये सब पूरा ठीक होगा। तो कंजर्वेटिव जो होते हैं वो बैकवर्ड लुकिंग होते हैं। हम अपने हर एक प्रॉब्लम के लिए पास्ट को रिस्पॉन्सिबल करते हैं और वो पास्ट ग्लोरी में ही जीते रहते हैं कि देखो पास्ट में तो हम सोने की चिड़िया थे। अरे पास्ट में आप सोने की चिड़िया हो, डायमंड की चिड़िया हो, डजंट मैटर। अभी आप क्या हो वो मैटर कर रहा है ना। तो हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए। वाई हम पास्ट में जी रहे हैं? ये वोट बैंक पॉलिटिक्स रिड्यूस करेगा। अब
यूपी के इलेक्शन में देखना, कर्नाटक से 1000 किलोमीटर डिस्टेंस है। कर्नाटक में जो चल रहा है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी इसका कॉग्निजेंस लेगा, जो भी जजमेंट देगा, अलग है। बट यूपी के जो पॉलिटिकल लीडर्स को देखना, दे आर ओवर एक्साइटेड कि चलो अब मजा आएगा, है ना, कि अब मतलब एक चीज मिला है कुछ, मतलब है ना, अब ये हमारे सिलेबस में है, बाकी चीज तो हमें आता नहीं है ना। अब कोई इन्फ्लेशन पूछे, कोई एम्प्लॉयमेंट पूछे, इंफ्रास्ट्रक्चर पूछे, ये सब तो आउट ऑफ सिलेबस है। अब हिसाब आया, अब हम हिसाब को लेके इलेक्शन लड़ेंगे। और एक आप नोटबुक रखना, उसमें देखना कितने कर्नाटक के लीडर्स ने इसके ऊपर कमेंट किया है और कितने यूपी के लीडर्स ने कमेंट किया है। तो आपको लगेगा कि यूपी के लीडर्स जो हैं 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम ज्यादा पैशनेटली इसको अब ये कर रहे हैं। हर एक रिलीजन को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, कोई भी प्रायोरिटी नहीं होगा। अब कभी कभी क्या होता है कि जो मैं आगे आपको हिंदू महासभा का और मुस्लिम लीग का बता रहा था, कि अगर हम मुस्लिम रिलीजन में रिफॉर्म लाने का ट्राई करेंगे तो वो कहेंगे कि देखो हिंदू रिलीजन में प्रॉब्लम है, आप उसमें रिफॉर्म लेके आओ। जब हिंदूज के पास जाएंगे तो कहेंगे देखो उसके अंदर वो प्रॉब्लम है, आप वो लेके आओ। तो पहले कहीं से तो स्टार्ट होगा ना, मतलब। दूसरा, ये हमारे लीगल बर्डन के ऊपर, लीगल सिस्टम के ऊपर बर्डन रिड्यूस करेगा। अब आप कोर्ट में जाओगे, आप कहोगे कि सर मेरे रिलीजियस टेक्स्ट बुक के हिसाब से तो ये है। अब रिलीजियस टेक्स्ट बुक के 4 इंटरप्रिटेशन है, 5 इंटरप्रिटेशन है। अब जज साहब बेचारे वो पूरे उसको लेके बैठे रहेंगे और इंटरप्रिटेशन देखते रहेंगे कि हाँ मतलब ठीक है, आपके गुरु ने कहा है उसके हिसाब से अब यही होगा। तो ये हमारे लीगल सिस्टम के ऊपर बर्डन रिड्यूस करेगा। पर्सनल लॉ ये ट्रेडिशन एंड कस्टम से डिराइव होता है। और आप इंडियन सोसाइटी को देखोगे, किसी भी रिलीजन में चले जाओ, वहां पे मेल को अनड्यू एडवांटेज है। जहां पे मेल सेंसिबल है वहां पे फीमेल्स को भी इक्वल राइट है। बट जहां पे ऐसा नहीं है वहां पे चैलेंज अकर होता है। तो इसको हम ट्रेडिशन और कस्टम से डिराइव करते हैं। ट्रेडिशन और कस्टम ये हमेशा साइंटिफिक नहीं होता है। ट्रेडिशन एंड कस्टम मिथ पे, सुपरस्टिशन पे, इनसिक्योरिटी पे, इन सब पे बेस होता है। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं कि मुस्लिम मेन हैं वो मल्टीपल मैरिज कर सकते हैं, तो मुस्लिम फीमेल्स को ये राइट क्यों अलाउड नहीं है? मुस्लिम मेल के पास रीजन है कि वो मल्टीपल वाइफ रख सकता है, तो फीमेल्स के पास भी राइट होना चाहिए ना कि वो मल्टीपल हस्बैंड रख सकते हैं, क्यों नहीं ऐसा? दूसरा, हिंदू सक्सेशन में देखो कि जब हस्बैंड का डेथ हो जाएगा और वाइफ अकेले रह गई, यानी अब तो विडो हो गई, तो विडो वो हस्बैंड के फैमिली का पार्ट है ना। अब जैसे एक और मैं एग्जांपल देता हूं, एक अभी आईएएस ऑफिसर थी, तो उनका मैरिज हो रहा था। तो मैरिज में उनके पेरेंट्स उनका कन्यादान कर रहे थे, ये एक सेरेमनी होता है। तो उन्होंने डिनाई कर दिया कि नहीं नहीं, कन्यादान ये ठीक नहीं है। रीजन कि मैं कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी हूं जिसका दान करना है। अब आप मतलब दान मतलब कैसे कर सकते हो? एक लिविंग थिंग का आप दान कर रहे हो। तो विकास अपने ऑडियो को प्लीज म्यूट करो। हाँ, अच्छा बंद कर दूं? सो विकास अपने ऑडियो को प्लीज म्यूट करो। सो विडो है, वो हस्बैंड के फैमिली का वो पार्ट है। क्यों वो हस्बैंड के फैमिली का पार्ट है? वो अपने पेरेंट्स के पास फिर क्यों नहीं जा सकती? यानी एक बार आपने मैरिज कर लिया तो आपकी जो डॉटर है वो दूसरे फैमिली का पार्ट हो गई। अब चाहे उसके साथ जो भी हो, कोई वायलेंस करता हो, कोई इल ट्रीट करता हो, अब्यूज करता हो, देन ऑल्सो दूसरे फैमिली का पार्ट है। दूसरा, अगर हिंदू विडो उसका डेथ हो जाता है विदाउट एनी हियर्स और विल, उनका प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली उनके हस्बैंड के फैमिली के पास चला जाएगा। वाई सो? से अगर किसी विडो का डेथ हो जाता है तो उसके पेरेंट्स का भी राइट होना चाहिए। हो सकता है उसके सिबलिंग्स, ब्रदर सिस्टर का भी राइट हो। मतलब ये कैसा है कि अब यहाँ पे तो हस्बैंड को अनड्यू एडवांटेज मिल गया ना, कि वाइफ का अगर डेथ होता है तो उसका सारा प्रॉपर्टी उसका हो जाएगा, अगर हस्बैंड नहीं है तो उसका पूरा प्रॉपर्टी उसके फैमिली का हो जाएगा। तो ये तो सिंगल साइडेड है ना। दूसरा आप देखो कि मेन फादर
दे आर नेचुरल गार्जियन। अब कोई चाइल्ड बॉर्न होता है तो ओनली फादर तो बर्थ दे नहीं सकता ना, मदर का भी रोल है। तो फादर कैसे नेचुरल गार्जियन हो गया? अब जैसे इसका एक मैं एग्जांपल बताता हूँ। किसी का नाम है और उसके नाम के अंदर फादर का नेम है। वाई फादर का नेम? मदर का नेम भी लगा सकता है, वो जिसका चाहे लगा सकता है ना, दोनों का चाहे तो लगा सकता है, बट वाई ओनली फादर? मतलब और ये देखोगे कि ये कैसा है कि एक रूल टाइप बन गया है कि कहीं पे भी आप नाम लिखो, फादर नेम, हस्बैंड नेम, एंड देन वो ऐड हो जाएगा। सो men father are treated as natural guardian and are given preference under Hindu Minority and Guardianship Act, उसको हम देते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कंसिस्टेंसी लेके आएगा और जेंडर इक्वालिटी लेके आएगा, जबकि पर्सनल लॉ के अंदर तो ऐसा है नहीं। पर्सनल लॉ के अंदर रिफॉर्म इनकंसिस्टेंट है। फॉर एग्जांपल, एक रिलीजन है, वो थोड़ा प्रोग्रेसिव हो गया और उसने अपने पर्सनल लॉ के अंदर रिफॉर्म किया। वाई रिलीजन उतना प्रोग्रेसिव नहीं है, बैकवर्ड लुकिंग है, तो उसने अपने पर्सनल लॉ में उतना चेंजेस नहीं किया। अब जैसे आप देखोगे कि क्रिश्चियन कम्युनिटी, उनके जो पर्सनल लॉ है वो काफी प्रोग्रेसिव है, लेकिन आप दूसरे कम्युनिटी को देखोगे तो उतने प्रोग्रेसिव नहीं है, उतने फास्ट पेस में वहां पे रिफॉर्म नहीं हुआ। तो ट्रेडिशन कब चेंज होता है? जब कम्युनिटी ओवरऑल चेंज होता है, और कम्युनिटी ओवरऑल अगर चेंज ही नहीं होना चाहेगा तो ट्रेडिशन कैसे चेंज करेंगे? और जब ट्रेडिशन चेंज नहीं होगा तो पर्सनल लॉ चेंज नहीं होगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक कंसिस्टेंसी लेके आएगा अक्रॉस ऑल द रिलीजियस ग्रुप। मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन ये कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, बट इसको कंसेंसस बना के करना चाहिए, क्योंकि रिलीजन के साथ जब हम प्ले करते हैं ना तो ये बहुत इमोशनल इशू होता है, बहुत सेंटिमेंटल इशू होता है, एंड पीपल आर रेडी टू किल अदर एंड पीपल विल डाई फॉर दैट थिंग आल्सो। तो हमें लोगों को कंसेंसस बना के करना चाहिए, लोगों से बात करके करना चाहिए, तब इसको इंप्लीमेंट करें। और इसको जब हम इंप्लीमेंट करें, गवर्नमेंट के पास कंप्लीट कॉन्फिडेंस होना चाहिए सबका, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने एक्स फायदे के लिए, वाई फायदे के लिए ये किया हुआ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंडिया में इंप्लीमेंट करने में चैलेंजेस क्या क्या फेस करते हैं? पहला ये है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रिलीजियस अफेयर में मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। गवर्नमेंट का काम नहीं है रिलीजन को ठीक करना, गवर्नमेंट का काम नहीं है रिलीजियस प्रैक्टिसेस को डिसाइड करना। और आपको ऐसे मल्टीपल एग्जांपल मिलेंगे। इनकम टैक्स एक्ट से रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है उसको एग्जेम्प्ट करते हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को फ्रीडम देते हैं कि वो अपने कस्टम के हिसाब से, ट्रेडिशन के हिसाब से वो लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। फेस्टिवल को वो चाहे तो सेलिब्रेट कर सकते हैं जैसे वो सेलिब्रेट करें। तो स्टेट का अगर ज्यादा इंटरफेरेंस होगा, गवर्नमेंट का ज्यादा इंटरफेरेंस होगा रिलीजियस अफेयर में, तो दिस इज नॉट गुड। ये इंडिया के डाइवर्सिटी के लिए डेट्रीमेंटल है, नेगेटिव इफेक्ट लेके आएगा। रिलीजियस डाइवर्सिटी, कम्युनिटी डाइवर्सिटी, फियर ऑफ वन कम्युनिटी और रिलीजियन दूसरों के ऊपर डोमिनेट करेंगे। कभी कभी कैसा होता है कि, एंड वो स्पेशली उनके अंदर होता है जिनका पॉपुलेशन कम है, जो माइनॉरिटी है, तो उनको ऐसा लगता है कि मेजोरिटी कम्युनिटी अपना व्यू, अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन हमारे ऊपर इंपोज कर रहा है और हमें अपने रिलीजन को बचाना चाहिए, हमें फाइट बैक करना चाहिए। तो माइनॉरिटी के अंदर फियर होता है, तो ये फियर हमें निकालना चाहिए कि देखो, हम कोई अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका या म्यांमार जैसे कंट्री नहीं है कि हमें अपना व्यू किसी के ऊपर इंपोज करना है। जितना ये कंट्री मेजोरिटी कम्युनिटी का उतना माइनॉरिटी कम्युनिटी का है, एंड किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, किसी को भी इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड रिलीजियस बिलीफ को डिस्कार्ड करेगा और ये मासेस को लेके अनएक्सेप्टेबल है। आज के टाइम पे भी आप लोगों के अंदर देखोगे तो रिलीजन को लेके उनके अंदर बहुत ये होता है, उनके जो फीलिंग होते हैं वो बहुत इंटेंस होता है। मैं एक दो एग्जांपल आपको बताता हूँ। मेरे घर के पास में एक वेजिटेबल की वेंडर है, तो अभी कोरोना वायरस के टाइम पे मैं उनको बोलता था कि आप मास्क पहनो, तो वो ऐसे पहनती नहीं थी, है ना। तो वो कहती थी कि देखो, हमको कुछ नहीं होगा, हम अपने बाबा से आशीर्वाद लेके आए हैं, हमें कुछ नहीं होगा, है ना। अरे बाबा से आशीर्वाद लेके आए, बट वो पेंडेमिक है, पूरे वर्ल्ड ओवर हो रहा है, करोड़ों लोगों का डेथ हो रहा है। ये बाबा का आप कॉन्टेक्ट दो उनको, जो मतलब वर्ल्ड में, जो यूएस में या यूके में जहां पे रिसर्च कर रहे हैं, और वो बताएंगे कि मतलब इसको ठीक कैसे करना है। दूसरा एक और एग्जांपल बताता हूँ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है,
इंडिया का लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। अभी उसकी जो पुरानी जो सीईओ है चित्रा रामकृष्णन, उनके ऊपर एक एलिगेशन लगा। अब एलिगेशन क्या, अब तो प्रूव भी हो गया। हिमालय में कोई योगी बैठे हुए हैं और योगी उनको डायरेक्ट करते थे स्टॉक एक्सचेंज कैसे चलाना, और जिससे वो स्टॉक एक्सचेंज चलाती थी। अब योगी ने उनको बोला कि मिस्टर ए को आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रख लो। तो मिस्टर ए का अभी प्रीवियस सैलरी था 15 लाख रुपया और वो अब 1 करोड़ उनका सैलरी हो गया। फिर कहा गया कि मिस्टर ए को आप सैलरी इंक्रीज कर दो, तो उनका सैलरी हो गया 1 करोड़ से 5 करोड़ हो गया। यानी जो 15 लाख अर्न कर रहा था अब उसका सैलरी 5 करोड़ हो गया। क्यों? किसी बाबा ने कहा। अभी तक पता नहीं चला कि ये बाबा है कौन, है ना। हिमालय में बैठता है, उसका जस्ट ईमेल आईडी है, ईमेल से वो कम्युनिकेशन करता है और जाके वो मिला ही नहीं वो बाबा। तो अब देखो कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की हेड है वो इलिटरेट तो होगी नहीं। अब वो स्टॉक एक्सचेंज को एक साइंटिफिक वे में, ऑब्जेक्टिव वे में चलाना चाहिए, बट किसी बाबा के इन्फ्लुएंस में चलाती है। मतलब अजीब है ये। तो ये रिलीजियस बिलीफ को डिस्कार्ड करेगा और ये मासेस को अनएक्सेप्टेबल होगा। इट इज लाइक वी आर प्लेइंग विथ फायर, और फायर के साथ जब हम प्ले कर रहे हैं तो अपने घर जलने के भी चांसेस है। रिलीजियस फ्रीडम हैम्पर होगा। आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम देता है कि हमें अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग जैसे जीना है हम जी सकते हैं, अपने रिलीजन मैसेज को प्रोपोगेट कर सकते हैं, हम चाहें तो अपने फेस्टिवल को जैसे चाहे सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो ये रिलीजियस फ्रीडम को हैम्पर करेगा। तो ये कुछ चैलेंजेस है। कैसे इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अब मैं एग्जांपल आपको बताता हूं। स्वामी विवेकानंदा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रामकृष्ण परमहंस, इन सबको आप देखोगे तो ये सब सोशल रिफॉर्मर थे। ये लोग क्या करते थे, अपने रिलीजन में जो प्रॉब्लम होता था, या सैयद अहमद खान है, अपने रिलीजन में जो प्रॉब्लम होता था उस प्रॉब्लम को हाईलाइट करते थे, ठीक करने का ट्राई करते थे। तो रिलीजन में 2 टाइप के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं जो रिफॉर्मर होते हैं कि हमारे रिलीजन में जो गलत काम चल रहा है उसको हमें ठीक करना है, और दूसरे होते हैं वो कंजर्वेटिव है, और वो सोचते हैं कि रिलीजन को एकदम प्योर रखना है, एकदम हमारे जो ट्रेडिशन होने चाहिए वो क्लियर कट होना चाहिए। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, सोशल रिफॉर्मर्स को प्रमोट करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए, और इनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि जैसे अभी मैं एग्जांपल आपको बताता हूं। गुरमीत राम रहीम है, जो मैसेंजर ऑफ गॉड वाले थे, उनके ऊपर रेप के चार्जेस थे, बहुत ही हीनियस चार्जेस थे। जेल से उनको छोड़ दिया गया। पंजाब अभी इलेक्शन चल रहा है, तो पंजाब के 117 पंजाब में सीट है, एमएलए की सीट, उसमें से लगभग 50 सीटों पे इनका इन्फ्लुएंस है। एक और दूसरे बाबा है पंजाब में, आशुतोष जी महाराज, उनका भी एक मतलब छोड़ जान दो, वो नहीं बोलते हैं, है ना। तो आशुतोष जी महाराज है, उनका भी इन्फ्लुएंस है। एक निरंकारी बाबा है वहां पे, उनका भी 30 to 35 सीट पे उनका इन्फ्लुएंस है। तो अब देखो कि इन्फ्लुएंस जब इनका इतना ज्यादा है, और उसमें अगर कोई सोशल रिफॉर्मर है वो चाहता है कि रिलीजन को चेंज करे, तो उनको अगर कॉन्फिडेंस मिलेंगे तो एटलीस्ट इतने लोगों को तो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ना। या आप गुजरात में स्वामीनारायण सेक्ट को देखो, इनका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है। तो जो भी सोशल रिफॉर्मर है उनको यूज करके हम सोसाइटी को रिफॉर्म कर सकते हैं। हमें रिलीजियस बिलीफ को फैक्ट और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काउंटर करना चाहिए। इसका भी मैं एग्जांपल बताता हूं। जब कोरोना वायरस इरप्ट हुआ, बहुत सारे फेक इंफॉर्मेशन, अब कैसे कैसे फेक इंफॉर्मेशन, ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो गया तो लोग पीपल के पेड़ पे जाके बैठ गए। कोरोना वायरस हो रहा है ना, तो एक काम करो, गाय के गोबर से हम नहा लेते हैं तो जिससे कोरोना वायरस ठीक हो जाएगा। तो जहां गाय का गोबर है लोग अपने बॉडी पे लगा के घूम रहे हैं, ऐसे थोड़ी ठीक होता है। बट फिर भी अब ये सारे बिलीफ सिस्टम को हमें ऑब्जेक्टिव से काउंटर करना चाहिए। लोग कहेंगे कि गाय का गोबर बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाला, ठीक है, चलो आप बीमार हो गए, जाओ गोबर में नहा लो और उसके बाद आप ठीक हो जाओ तो मुझे बताना। तो ठीक नहीं होंगे तो बोलेंगे मैं तो कह ही रहा था ना आपको, आप नहीं ठीक हो गए, ये क्या है मतलब, है ना। उसका कुछ और यूटिलिटी होगा, वो बायो फर्टिलाइजर है, वो मेडिसिन थोड़ी है ना। तो हमें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काउंटर करना चाहिए। से थाली बजाने से कोरोना जाएगा, ताली बजाने से जाएगा, है ना। तो हमें बताना चाहिए कि देखो थाली बजा लिया, ताली बजा लिया, कोरोना तो नहीं गया ना, अब ठीक है, अब घर में बैठ के आप मास्क पहनो, घर में बैठ के डिस्टेंसिंग रखो, इससे जाएगा। तो हमें रिलीजियस बिलीफ को फैक्ट और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काउंटर करना चाहिए। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ।
हमारे घर में मेड है, तो उनके घर में शायद उनकी डॉटर को डेंगू हो गया है ना, तो वो 3-4 दिन से विदाउट स्लीपर आ रही थी। तो अपने घर से मेरे घर पे और दूसरे घर में भी जाती होगी तो विदाउट स्लीपर आ रही थी। तो मैंने उनको पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो डेंगू हुआ है उसकी वजह से। अब डेंगू आपके चप्पल पहनने से, नई चप्पल पहनने से थोड़ी ठीक होगा, है ना। और डेंगू का कैसा होता है कि वो ठीक होने का उसका अपना टाइम ही होता है, वो आपके इससे नहीं होगा। तो उन्होंने बोला जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो यहाँ से 80 किलोमीटर दूर एक मेरा रिलीजियस प्लेस है, वहां पे मैं जाऊंगी और वहां पे आशीर्वाद लूंगी, ठीक होगा। ऐसे ठीक नहीं होता यार, ऐसे उसका प्लेटलेट्स काउंट हो जाएगा, वो मर जाएगा, जो भी है ना। आपके चप्पल पहनने से तो फर्क नहीं पड़ता। तो हमें रिलीजियस बिलीफ को फैक्ट और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काउंटर करना चाहिए। हमें सारे स्टेक होल्डर को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और एक कंसेंसस बिल्ड करना चाहिए कि देखो, अच्छा चलो हम सब लोग बैठते हैं, अच्छा बताओ मैरिज के लिए अब हमें क्या करना है। ऐसा तो ठीक नहीं है ना कि कोई 3 बार तलाक बोलता है, किसी का डिवोर्स हो जाता है, हस्बैंड है वो अपने वाइफ के साथ डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, या वाइफ के घर वाले हैं उनको लाखों करोड़ों रुपया डाउरी के फॉर्म में देना पड़ता है, ये तो ठीक नहीं है। चलो आप बताओ कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। हमें इसको स्टेजेस में इंट्रोड्यूस करना चाहिए और ग्रेजुअल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। सडन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत डिफिकल्ट है, ग्रेजुअली हम करेंगे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में लेके, तब ये ठीक रहेगा। आप एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अभी से 25 साल पहले, 20 साल पहले लोग अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते थे। क्यों? उनको ऐसा लगता था, स्पेशली जो पुअर बैकग्राउंड के थे, कि बच्चा स्कूल में जाएगा 6-7 घंटे रहेगा, उससे अच्छा मेरे साथ 8 घंटे काम करेगा, 100 रुपीज अर्न करेगा। लेकिन अब लोगों को लगा कि नहीं, स्कूल भेजेंगे और उसकी फिर अच्छी जॉब लग जाएगी, तो हमें स्कूल भेजना चाहिए। और अब हार्डली आपको या बहुत कम आपको ऐसे पेरेंट मिलेंगे जो अनविलिंग है अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। इवन कितने पेरेंट तो ऐसे हैं कि वो अपने सारे नेसेसिटी, सारे कंफर्ट ऑफ लाइफ को सेक्रीफाइस कर देंगे बच्चों के एजुकेशन के लिए। तो अब ये चेंजेस ग्रेजुअल हुआ ना, जब हम इंडिपेंडेंट हुए हमारे कंट्री में 3% लोग 3 से 4% लोग इलिटरेट थे, जिनको पढ़ना लिखना आता था। आज आप देखो क्लोज टू हम 80% तक पहुंच गए हैं। अभी इस बार का सेंसस रिपोर्ट आएगा 21 का, मे बी 85-90 तक शायद हम पहुंच जाएंगे। हमें नेशनल आइडेंटिटी को प्रमोट करना चाहिए रादर देन रिलीजियस और कम्युनिटी आइडेंटिटी। हमें लोगों के आउटलुक को ब्रोडन अप करना चाहिए। एक और चीज मैं भी देखता हूं कि प्रॉब्लम कैसा है कि पीपल आर नॉट विलिंग टू लिसन एनीवन। लोग कैसा है कि जैसे आप उनको बोलो कि ये करना है वो करना है, वो चिल्लाने लगते हैं। हम धीरे धीरे अपने पेशेंस को लूज कर रहे हैं। बट हमें क्या है कि सामने वाले को सुनना चाहिए। अगर हमें लगता है कि वो ठीक नहीं कर रहा है, हम डिसएग्री हो सकते हैं ना, बट उसको चिल्लाना, उसको अब्यूज करना, उसको डिस्क्रेडिट करना, उसको गाली करना, ये तो ठीक नहीं है, गाली देना ठीक नहीं है। तो हमें लोगों के आउटलुक को ब्रोडन अप करना चाहिए कि देखो, जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। मेरे एक रिलेटिव थे, उन्होंने अपने डॉटर का मैरिज किया और डॉटर का मैरिज बहुत ही ग्रैंड स्केल में किया। मींस जितना उनका कैपेसिटी था, उस कैपेसिटी से आप मान के चलो कि 10 टाइम ज्यादा उन्होंने मनी को स्पेंड किया, और जिसकी वजह से नेक्स्ट 8-9 ईयर तक वो डेप्ट देते ही रहे। जितना भी उनका अर्निंग आता था सब डेप्ट में जाता था। अब मैरिज का बेसिक पर्पस क्या होता है कि जो दो इंडिविजुअल हैं वो हैप्पीली रहें, उनके बीच में रिलेशन बहुत बेटर होना चाहिए। अब मैरिज में आप 1 करोड़ खर्च करो या 1 रुपया खर्च करो, पर्पस तो वही है ना। लेकिन हम पर्पस को नहीं समझते हैं, हम उस सेरेमनी में अपने आप को परेशान कर लेते हैं। तो एक और दूसरा एग्जांपल बताता हूं। नॉर्थ इंडिया में एक फेस्टिवल होता है, छठ का फेस्टिवल होता है, और उसमें फास्ट रहना होता है। दिवाली के 6 दिन बाद होता है और फास्ट रहना होता है। तो ये बहुत डिफिकल्ट फेस्टिवल होता है कि विदाउट वाटर, विदाउट फूड फास्ट रहना होता है। तो बड़ौदा में हमारे बाजू में एक आंटी रहती थी, और जैसे ही ये फेस्टिवल खत्म होता था तो मॉर्निंग में उनको फिर हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था, उनको ग्लूकोज का बॉटल चढ़ाना पड़ता था, उनका डायबिटिक लेवल ऊपर चला जाता था। अब उनको पता है कि उनका बॉडी सपोर्ट नहीं कर रहा है, उनको पता है उनको प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर करने की क्या जरूरत है ना। भगवान इससे थोड़ी प्लीज होंगे कि मतलब देखो कि अच्छा किया आपने, है ना, बहुत मतलब है ना, आप मेरे लिए हॉस्पिटल तक गए, अब आप जो मांगो मैं दे दूंगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो हम अपने आप को सेरेमनी में बांध के रखते हैं, हम अपने आप को ट्रेडिशन में बांध के रखते हैं, बट उसका जो एंड रिजल्ट है उसको हम नहीं समझते हैं। तो हमें लोगों का आउटलुक ब्रोडन अप करना चाहिए, मैरिज को लेके, एडॉप्शन को लेके, मेंटेनेंस को लेके, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस को लेके। एक और मैं एग्जांपल बताता हूं। एक मेरे नोन है, उनकी एक बायोलॉजिकल डॉटर है
और उन्होंने दूसरे को अडॉप्ट किया है ना, तो उनके फैमिली वालों से बहुत उनको रेजिस्टेंस मिला है ना। तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब क्या उनके ऑब्जेक्शन है, तो उन्होंने कहा कि देखो ये अपना जीन नहीं है, अपना ब्लड नहीं है ना। तो उन्होंने अपने फैमिली वालों को कहा कि मैं कोई यूनिक पर्सन थोड़ी हूं, है ना, कि जैसे कि मैं मुगल ट्रेडिशन को कैरी कर रहा हूं, है ना, और मेरा जीन जब इस चाइल्ड में जाएगा तो मुगल ट्रेडिशन या चंद्रगुप्ता मौर्य का ट्रेडिशन, अलेक्जेंडर का ट्रेडिशन वो कैरी करेगा। ऐसा तो है नहीं, है ना। मैं नॉर्मल सा एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, मेरा जीन अगर आगे कैरी नहीं भी होता है तो क्या फर्क पड़ता है उससे, है ना, क्योंकि कोई यूनिक तो है नहीं। लेकिन फिर भी आप देखो कि हमें अपने जीन को कैरी करना है, हमें अपने ब्लड को कैरी करना है, हमें अपना वारिस चाहिए, इनहेरिटेंस चाहिए, पर क्यों चाहिए? आपके पास है क्या कि अपने वारिस को दोगे आप? फिर जब यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो उससे अच्छा हमें क्या करना चाहिए? रिलीजन को रिफॉर्म करना चाहिए, उसके अंदर रिग्रेसिव एक्सप्लोइटेटिव रिलीजियस प्रैक्टिस को हमें हटाना चाहिए। जैसे कितने रिलीजियस ऐसे प्रैक्टिस हैं जो बहुत एक्सप्लोइटेटिव हैं और पुअर बेचारे उसमें फंसे होते हैं। हमें डाइवर्सिटी ऑफ पर्सनल लॉ को प्रिजर्व करना चाहिए, लेकिन इंश्योर करना चाहिए कि उसमें वो फंडामेंटल राइट के साथ कॉन्ट्राडिक्ट ना हो। जैसे ग्रेजुअली हम रिफॉर्म करें। मैं रिसेंट टाइम के लास्ट 2 साल का आपको एग्जांपल बताता हूँ। ट्रिपल तलाक को हमने इलीगल डिक्लेयर किया। फिर उसके बाद शबरीमाला टेम्पल है, उसके अंदर फीमेल्स को अलाउ नहीं करते थे, स्पेसिफिक एज ग्रुप के, उनको हमने अलाउ करवाया। तो हमें ऐसे रिफॉर्म करना चाहिए कि ओके ये रिलीजियस प्रैक्टिस है, फंडामेंटल राइट के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आता है, चलो पहले इसको ठीक करते हैं, और धीरे धीरे एक एक करके ठीक करते जाएंगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन हम एक ही साथ अगर सब कुछ करना चाहेंगे तो अब सबरीमाला का मैं एग्जांपल आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उसके बाद वहां पे 10 लाख लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने कहा कि हम फीमेल को एंटर ही नहीं होने देंगे। केरला पुलिस ने कहा कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उसके पास अब क्या ऑप्शन है? वो ऐसा तो नहीं कि जज साहब गन लेके खड़े हो जाएंगे, है ना, कि देखो सबको एंटर होने देना है। 10 लाख लोगों को थोड़ी आप शूट कर सकते हो। तो अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना हमें। तो ग्रेजुअली हमें रिफॉर्म करना पड़ेगा। आप इमेजिन करो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आ गए और एक साथ करोड़ों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा ना। कोई ट्रेन को तोड़ रहा है, कोई बस को तोड़ रहा है, कोई रोड को तोड़ रहा है। अब कैसे आप कंट्रोल करोगे? कोई पार्लियामेंट में चेयर तोड़ रहा है, आप नहीं कर सकते ना कंट्रोल। तो इसको ग्रेजुअल स्टेजेस में हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए। जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो हमें ध्यान ये रखना है कि बहुत सारे लॉ को हमें रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा और एक न्यूट्रल स्टैंडर्ड अचीव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हिंदू में ये कंडीशन अलाउ करेंगे, मुस्लिम में अलाउ नहीं करेंगे या सिख में अलाउ नहीं करेंगे। तो रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा बहुत सारे लॉ को, न्यूट्रल स्टैंडर्ड अचीव करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहना बहुत आसान है कि इंडिया में आना चाहिए, बट उस कंट्री में जहां एवरी 6 किलोमीटर पे लैंग्वेज चेंज होता है, जहां पे एक ही रिलीजन के अंदर मल्टीपल ट्रेडिशन है। जैसे जो गुजरात का हिंदू होगा वो बंगाल के हिंदू से डिफरेंट होगा। जो बंगाल का हिंदू होगा वो गुजरात के हिंदू के क्लोजर नहीं होगा, बंगाल के मुस्लिम के क्लोजर होगा। तो जहां पे रिलीजियस डाइवर्सिटी है, कास्ट डाइवर्सिटी है, रेस डाइवर्सिटी है, अब से केरला का हिंदू, गुजरात का हिंदू, दोनों का फिजिकल अपीयरेंस भी डिफरेंस होगा। तो फूड का डिफरेंट होगा, लैंग्वेज का डिफरेंस होगा। तो उस कंट्री में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आना ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है और ये बहुत एक डेलिकेट इशू है जिसको हमें लेके आना चाहिए। उसके बाद हर एक रिलीजियस ग्रुप के जो हमें रिजर्वेशन एक्सटेंड करना चाहिए, रिजर्वेशन लाइक जो हम बेनिफिट दे रहे हैं या जो बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। उसके बाद हमें सबको कंसिडरेशन में लेना चाहिए जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आ रहे हैं। तो ये पूरा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करने में चैलेंजेस क्या है, इसके बेनिफिट क्या होंगे, क्या इंडिया अभी प्रिपेयर है या प्रिपेयर नहीं है। इन माय ओपिनियन हमें इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, बट नॉट इन ए सडन मैनर। और जब हम इसको इंप्लीमेंट करें, जैसे हम देखो आप आर्टिकल 370 हम लेके आए, ऑल ऑफ सडन हम लेके आए, नहीं ऐसा ठीक नहीं है। हमें इसको ऐसे इंप्लीमेंट करना चाहिए कि लोगों को ट्रस्ट आए गवर्नमेंट के ऊपर कि नहीं, गवर्नमेंट अभी जो भी कर रही है वो इलेक्शन के गेन के लिए नहीं कर रही है, गवर्नमेंट अभी जो भी कर रही है वो हमारे लिए कर रही है, ठीक है चलो अब इसको आप इंप्लीमेंट कर दो। सो दिस इज अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसमें कुछ डाउट है देन यू कैन आस्क। यस, महात्मा गांधी ने किया था कि जब हम हिंदुस्तान को एक ट्राइबल का कहेंगे तो कोलाप्स हो जाएगा। हाँ साथ में तो सर गवर्नमेंट जब इंडिया में जब ट्राई करेंगे यूनिफॉर्म तो सर कोलाप्स
नहीं, पर उस समय तो देखो कंडीशन कैसा था कि उस समय 1947 में हम अभी-अभी इंडिपेंडेंट हुए थे, तो हमें पता नहीं था ना कि हम साथ में रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे। जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो उस समय कंडीशन कैसा था कि दुनिया में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं थी जो इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी साथ में रहे। तो हमें तो पता नहीं था कि इंडिया सबसे पहले तो साथ में रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन अब हम 75 ईयर से रह रहे हैं तो अब हमें लगता है कि ये सब डिवाइड होने के जो फोर्सेस थे वो सारे फोर्सेस धीरे धीरे कम हुए हैं। तो अब हम ले सकते हैं ना स्टेप। ओके, और कुछ डाउट किसी को? ठीक है, तो अब इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसको आप लिखो इन 10 मिनट्स एंड देन हम डिस्कस करते हैं। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड इज इंपॉर्टेंट फॉर नेशनल इंटीग्रेशन एंड फुलफिलिंग कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव, क्रिटिकली कमेंट। इसको आप लिखो, जितना भी आपको समझ में आता है लिखो, जो हमने डिस्कस किया उसी के रिलेटेड है। ओके, हम डिस्कस कर लें। तो इसके इंट्रोडक्शन में आपको ये लिखना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, उसका डेफिनेशन। और आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है कि गवर्नमेंट ट्राई करेगा इसको इंप्लीमेंट करने का। इंट्रोडक्शन में ट्राई करना, आप फैक्ट या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन उसको अगर रखोगे तो आपका आंसर ज्यादा क्रेडिबल लगेगा। देन इसके बॉडी में हमें लिखना है कि कैसे ये नेशनल इंटीग्रेशन में हेल्प करेगा। सारे सिटीजन को पैरिटी पे लेके आएगा और हर सिटीजन के अंदर एक इक्वालिटी लेके आएगा, किसी को प्रिविलेज नहीं है, किसी को लॉस नहीं है। सब नेशनलिज्म को अरेस्ट करेगा, कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, रीजनलिज्म। नॉन स्टेट एक्टर जैसे रिलीजियस लीडर, उसके इन्फ्लुएंस को कम करेगा। रेडिकल व्यू ऑफ वन रिलीजन, ये दूसरे रिलीजन का रेडिकल व्यू का एक्सक्यूज नहीं है। जैसे हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का एग्जांपल मैंने बताया था कि एक कम्युनल है तो दूसरे को भी एक्सक्यूज मिल गया कि हम भी कम्युनल रह सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव को कैसे ये अचीव करेगा, इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। नेशनल इंटीग्रेशन कैसे लेके आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करेगा। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव एक है सेकुलरिज्म, दूसरा है इक्वालिटी, थर्ड है जेंडर इक्वालिटी एंड जस्टिस, एंड देन है रूल ऑफ लॉ। तो इन सब को इंप्लीमेंट करेगा। अब सेकुलरिज्म मतलब किसी भी रिलीजन में कोई एक्सप्लॉइटेटिव गलत प्रैक्टिस हो रहा है उसको वो डिसरिगार्ड कर देगा। इक्वालिटी, हर एक रिलीजन हर एक कम्युनिटी के लिए सिमिलर लॉ होगा। जेंडर इक्वालिटी, जस्टिस लेके आएगा। जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, मेल फीमेल के बारे में बात करते हैं, हम ट्रांसजेंडर को भूल जाते हैं और बहुत सारे रिलीजन के अंदर वो ट्रांसजेंडर को रिकॉग्नाइज भी नहीं करते हैं। उनको लगता है कि ये कोई मतलब प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है, तो उनके भी राइट्स होंगे। जैसे एक मैं इनको जज को सुन रहा था, जब सेक्शन 377 ऑफ आईपीसीसी उसका डिबेट चल रहा, आईपीसी का डिबेट चल रहा था, तो ये होमोसेक्सुअलिटी अब इलीगल था, तो इसके बाद इसको हमने लीगल किया और हमने जो क्रिमिनल ऑफेंस था इसको हटा दिया। तो उस समय एक जज कहते थे कि देखो ये होमोसेक्सुअलिटी है, ये तो नेचुरल नहीं है। अब क्यों नेचुरल नहीं है? क्योंकि इससे आप चाइल्ड बियर नहीं कर सकते हैं। तो अब इसके दो इंटरप्रिटेशन है कि इन्वॉल्विंग इन sexual relation, that is just you can say एक biological process है, and having a child a biological and sociological process है, ये दोनों process है। तो एक जज कैसे मतलब इसमें कंफ्यूज हो सकता है? एक और मैं एग्जांपल बताता हूँ। अभी एक जज का है, बॉम्बे हाई कोर्ट के जज है, और उन्होंने एक रेप के केसेस में जजमेंट ऐसा दिया कि यहाँ पे स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हुआ है, तो इसको तो रेप हम कंसिडर कर ही नहीं सकते हैं। और ये जजमेंट को लेके बहुत कंट्रोवर्सी हुआ। अब सपोज करो कि कोई 2 साल 3 साल का चाइल्ड है ना, और उसके साथ कोई हैंड ग्लोव्स पहन के कुछ कर रहा है ना, तो क्या आप इसको रेप की कैटेगरी में नहीं ढूंढे हुए है ना? तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जैसे आप एक प्रॉपर वे में जैसे सेक्सुअल रिलेशन डिफाइन करते हो वैसे डिफाइन करोगे, तो ये तो फिर गलत है। तो कभी कभी कैसा होता है
कि हम जब जस्टिस के बारे में सोचते हैं तो कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हम निकाल ही देते हैं, हम उनके बारे में सोचते ही नहीं है कि ट्रांसजेंडर है, एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग हैं, होमोसेक्सुअल रिलेशन, नहीं नहीं, ये तो हमारे हिसाब से ठीक ही नहीं है। क्यों हमारे हिसाब से ठीक नहीं है? क्योंकि मेजोरिटी कम्युनिटी जो है वो उनकी तरह नहीं है, ये कुछ अलग है। जो डिफरेंशियबल है, नहीं नहीं, इनको हम नहीं कंसिडर करेंगे। और ये रूल ऑफ लॉ लेके आएगा। इंडिया में क्या चलेगा? कानून का राज चलेगा, किसी रिलीजन का कस्टम ट्रेडिशन ये सब के लिए कोई जगह नहीं है। तो क्वेश्चन का दो पार्ट है, कैसे ये नेशनल इंटीग्रेशन में हेल्प करेगा, नंबर 1, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में कैसे ये हेल्प करेगा। तो इसके दो पार्ट है। नाउ इसका कंक्लूजन। तो कंक्लूजन हमें इसलिए लिखना होता है ताकि हमारा आंसर है वैसा लगे कि एक प्रॉपर वे में, एक लॉजिकल एंड हो गया हमारे आंसर का, एब्रप्टली एंड नहीं हुआ। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड शुड बी फ्रेम्ड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय काउंटरिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड बाय रिलीजियस कंजर्वेटिव सच एज यूनिफॉर्म सिविल कोड विल अफेक्ट रिलीजियस सेरेमनी एंड रिमूविंग फियर फ्रॉम माइनॉरिटी दैट मेजिटोरियन कल्चर विल बी इम्पोज ऑन देम। जैसे बहुत जगह माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर फियर होता है कि मेजोरिटी जो कम्युनिटी के लोग हैं वो अपना कल्चर हमारे ऊपर इम्पोज कर रहे हैं। तो और ये म्यांमार के केस में, श्रीलंका के केस में, पाकिस्तान के केस में ये करेक्ट भी है। बट इंडिया में गवर्नमेंट का ऐसा व्यू पॉइंट नहीं होता है, और बहुत सारे लोग जो इंडिया में है उनका भी व्यू पॉइंट ऐसा नहीं होता है कि किसी को डरा के, किसी को रिप्रेस करके अपना पर्पस सॉल्व करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं।